हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट रेगुलेशन जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज आवर रेगुलेशन नंबर 30 आईपीओ और 128 इन केस ऑफ एफपीओ। ये जो रेगुलेशन है ना, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहती हूँ। बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा ये रेगुलेशन आप लोगों को। देखिए, पता नहीं आप लोगों ने फील किया होगा या नहीं किया होगा, हमारे यहाँ मारवाड़ीज में तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है। आप लोगों ने कई बार बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए होंगे, बहुत सारी पार्टीज आपने देखी होगी, किसी का मैरिज फंक्शन है ना, ऐसा। अच्छा, जब आप कोई भी फंक्शन करते हैं तो वहां पे जो गेस्ट आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स लेके आते हैं। देखा है आपने सब? एनवलप्स आते हैं, शादी में बहुत सारे एनवलप्स आ रहे हैं, इट हैपेंस। अच्छा, ये एनवलप्स लेने का काम कौन करता है? घर का सबसे बड़ा आदमी जो भी होता है, दादी दादा जो भी होते हैं वही करते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत क्लोजली उनको देखा हो, उनको वो क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया हो कभी, व्हाट दे डू, सब लोगों का नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे ना बहन बेटियों से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता। एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, बहन बेटियों से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता। वेयरएज अगर पीहर वाले हैं, है ना, बहू के पीहर वाले अगर हैं तो उनसे कितना भी आने तो चलेगा सब कुछ। देखा है आपने ऐसा कभी? आई थिंक आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज को। इट मीन्स फंक्शन एक ही है, लेकिन सबसे अलग 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 जो है अमाउंट आ रहा है। अगर पीहर वाले हैं, बहू के पीहर वाले, तो भैया ये भी कम है और मांग लेंगे। बोले कम आया था तो वो चुपके से बोलेगी कि यार मेरे घर में बात हो रही थी, थोड़ा सा और भिजवाओ। तो वो बोलेगी अरे हाँ हाँ ये तो रह गया था, भूल गए थे हम ये देना, तो मतलब और मंगवाया जा रहा है। वेरस अगर बहन बेटी अगर है और उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए तो नहीं नहीं तुम्हारा इतना नहीं रखते, तुम्हारा इतना नहीं बनता है, तुम्हें वापस रिफंड कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन, अलग अलग टाइप के लोगों से अलग अलग अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। एग्जैक्टली हमारा जो ये रेगुलेशन नंबर 30 है वो भी ऐसे कुछ परमिशन देता है कि आप अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग अमाउंट ले सकते हो, किसी से कम भी ले सकते हो और किसी से ज्यादा भी ले सकते हो। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, जो हमारा रेगुलेशन है, यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने की परमिशन ग्रांट की गई है। और ये जो हम परमिशन मिली है उसके लिए आपको ये कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इशूअर जो है अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पे तो वैसा कर सकता है। अब डिफरेंट प्राइसेस है, इसका मतलब किसी की प्राइस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो जिसको भी वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट याद रखना, ये डिस्काउंट वो कंपनीज वाला डिस्काउंट नहीं है कि हम फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं। नो, हम डिस्काउंट यहाँ पे किससे मतलब है कि जो भी इशू प्राइस है और जो दूसरी कैटेगरी है उनके प्राइसेस में डिफरेंस है, फेस वैल्यू से कम पे किसी को भी अलॉट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी आप डिस्काउंट अगर जो भी दे रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ रूपी आप मेंशन करेंगे। जैसे आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट, क्योंकि परसेंटेज मेंशन करने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा किस प्राइस का परसेंटेज है। तो जो भी इशूअर डिस्काउंट का जो भी अमाउंट देगा वो अमाउंट में रूपी में एक्सप्रेस करेगा। से नॉर्मल इशूअर के लिए हमने बोला आपका इशू प्राइस से मान लीजिए 100 रुपीज है, 100, और जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उनको बोला हम आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने क्लियरली मेंशन करना है ₹5 डिस्काउंट, इसका मतलब आपको सिर्फ 95 ही पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई कि डिस्काउंट जो भी है वो किस में प्रेस्क्राइब करना है आपको, रूपी टर्म में, परसेंटेज फॉर्मेट में। परसेंटेज फॉर्मेट में डिस्काउंट मेंशन नहीं किया जाएगा, इट शैल बी प्रेस्क्राइब इन रूपी ओनली। आई गेस ये क्लियर है। अब यहाँ पे 3 बातें दे रखी हैं, सब रेगुलेशन 1 में 3 क्लॉजेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं RII कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी? RII, ठीक है। या फिर दूसरी कैटेगरी जो है, जो रेगुलेशन 33 हम आगे पढ़ेंगे, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पैरेटिव बेसिस। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पैरेटिव बेसिस अभी क्या है अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, वो रेगुलेशन 33 में ही हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उनमें जो भी लोग एंटाइटल है रिजर्वेशन के लिए, तो 2 लोग एक तरह से कवर हो गए, एक तो RII वाले और एक रेगुलेशन 33 वाले लोग जो है वो कवर हो गए। इनको कंपनी अगर डिस्काउंट देना चाहती है तो दे सकती है। तो इनसे कितना प्राइस चार्ज कर सकती है? मैक्सिमम डिस्काउंट जो इनका रहेगा दैट वुड बी 10%। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रहेगा इनका? 10%। तो 10% जो है वो इनको डिस्काउंट अलाउ किया जा सकता है। किसका 10%? जो अदरवाइज जो है एट विच नेट ऑफर इज मेड टू अदर्स। जो भी अदर जो भी अलॉटीज है, अदर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो भी प्राइस आपने प्रेस्क्राइब की है
उनका कितना परसेंट, 10% इनको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। इसका मतलब मिनिमम प्राइस कितनी चार्ज की जाएगी, 90% इनसे मिनिमम प्राइस चार्ज की जाएगी। लैंग्वेज देखिए, प्राइस नॉट लोअर देन, प्राइस नॉट लोअर देन मतलब प्राइस कम से कम इतनी होनी चाहिए, प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकती। किससे नॉट लोअर देन, बाय मोर देन 10%, बाय मोर देन 10% ऑफ प्राइस एट विच नेट ऑफर इज मेड टू अदर्स। तो जो भी अदर्स का प्राइस है, जो भी आप नेट ऑफर का प्राइस है, नेट ऑफर का मतलब होता है जो भी आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो उस पब्लिक इशू में से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आप हटा दीजिए। नेट ऑफर का मतलब क्या होता है, पब्लिक इशू माइनस प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो अगर पब्लिक इशू में से आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हटा देंगे तो वो बच जाएगा नेट ऑफर। तो जो पब्लिक को आप नेट ऑफर लेके आ रहे हैं उसमें जो भी प्राइस आपने डिसाइड की है उस इशू प्राइस का मैक्सिमम 10% जो भी होगा उतना ही डिस्काउंट को दिया जा सकता है और कम से कम उतनी प्राइस तो चार्ज करनी ही पड़ेगी। देखो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पे लोअर देन भी लिखा हुआ है, मोर देन भी लिखा हुआ है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं मैम। देखो सुनो, वापस सुनना, इशू प्राइस है, इशू प्राइस है 120, ठीक है, ये हमारा नेट ऑफर टू द पब्लिक में जो हम अलॉटीज को अलॉट करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ ₹120। अब 120 का मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, 12, क्योंकि 10% है, 10% तो 12 का डिस्काउंट होगा। इट मींस कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करोगे भाई, कितनी चार्ज करोगे, 108। तो नॉट लेस देन 108, नॉट लेस देन 108, तो कम से कम 108 की प्राइस तो चार्ज करनी है, तो नॉट लेस देन 108। और ये जो है ना डिस्काउंट के लिए बोला नॉट मोर देन 10%, तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 10% और जो प्राइस होगी वो जो माइनस करके निकल के आएगी, कम से कम उतना प्राइस तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये हुई हमारी कंडीशन नंबर 1। अब इसमें एक बात और लिखी है, एक्सक्लूडिंग एंकर इन्वेस्टर्स, एक्सक्लूडिंग एंकर इन्वेस्टर्स। ये क्यों लिखा है उसके पीछे लॉजिक सुन लो। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि पीयर वालों से कितना भी आने दो चलेगा, लेकिन बहन बेटियों से ज्यादा नहीं लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। से हमारे पास एक कैटेगरी है RII, ठीक है, एक कैटेगरी है QIB और QIB में होते हैं एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, फाइन। RII कैटेगरी में कौन है, यहाँ पे जो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपको एक क्लास में बताया था RII कौन से वाले होते हैं, जो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। QIBs कौन से होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। उनमें से कौन है, एंकर इन्वेस्टर, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं तो कितना भी पैसा आने दो चलेगा। अब मान लीजिए बिडिंग हो रही है, बिडिंग, मान लीजिए क्या हो रही है, बिडिंग, बुक बिल्डिंग हो रही है। अब अगर बुक बिल्डिंग हो रही है तो ये जो एंकर इन्वेस्टर हैं ये भी अपना प्राइस बिड लगाएंगे, ओके। देखिए जब हम RII को अलॉट करते हैं, तो इनको देते हैं कट ऑफ प्राइस। क्या देते हैं, कट ऑफ, फाइन। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स है इनका कट ऑफ से लेना देना नहीं, इनका ऐसा लेना देना है, इन्होंने जो बिड लगा दी वो तो इनको पे करनी ही पड़ेगी, और अगर कट ऑफ से ये बिड कम हुई, अगर ये बिड क्या है, कट ऑफ से कम, तब तो इनसे और लाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, और कॉल लेके आएंगे। वेयर एज अगर इनकी बिड कट ऑफ से क्या है, ज्यादा है, कट ऑफ से ज्यादा है, तो रिफंड नहीं करेंगे, हम रिफंड नहीं करेंगे। इसका मतलब पीयर वालों से जितना भी पैसा आता है, ज्यादा भी आगे तो रिफंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहन बेटियों से ज्यादा आ गया तो वो क्या किया जाता है, रिफंड। अगर RII कैटेगरी वाले हैं, उन्होंने ज्यादा प्राइस पे लगाया, कट ऑफ क्या हो गई, कम गई, तो उस केस में उनको तो रिफंड किया जाता है। लेकिन ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनसे ज्यादा प्राइस भी आए तो चलेगा, उनसे ज्यादा प्राइस आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इसको एक प्रॉपर एग्जांपल से आपको कोट कर देती हूँ कि किस तरह से क्या क्या हुआ होगा। एक बार समझना ध्यान से आप लोग।
से लेट्स अज्यूम कंपनी ने बिडिंग कराई, बुक बिल्डिंग के थ्रू कंपनी इशू लेके आ रही है, जिस पे अलग अलग इन्वेस्टर्स ने अलग अलग प्राइसिंग की। से लेट्स अज्यूम आरआईए में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्राइसिंग किया। कुछ लोगों ने 110 पे प्राइस किया, कुछ लोगों ने 120 पे प्राइसिंग किया, कुछ लोगों ने 118 पे प्राइसिंग किया। ठीक है, हमने वही सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के अपना कट ऑफ प्राइस निकाला। लेट्स अज्यूम हमारा कट ऑफ 118 पे आ रहा है। 118 इज आवर कट ऑफ प्राइस। दिस इज आवर कट ऑफ प्राइस। वो हम क्यूमुलेटिव निकाल के कैलकुलेट करते हैं कि कट ऑफ प्राइस जिस प्राइस पे सब लोगों को अलॉटमेंट हो जाए वही प्राइस क्या होती है, कट ऑफ। इसके अलावा जिन्होंने 118 से नीचे प्राइसिंग किया हो उनको तो मिलेगा ही नहीं, मतलब जो ये वाले लोग हैं इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी प्राइसिंग कम थी। 118 से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं पे एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने 115 की बिडिंग की, केस 1। केस 2 उन्होंने 121 या से लेट्स अज्यूम 119 की बिडिंग की, 119 की बिडिंग की। ओके, ये हमारे पास दो केसेस है। अब सुनना सारी कहानी क्या बोलना चाह रही हूं मैं। अगर केस 1 की बात कर लूं मैं, ठीक है, एंकर इन्वेस्टर ने 115 की बिडिंग की, आरआईए की कट ऑफ प्राइस 118 गई है, तो जिन लोगों ने 120 प्राइसिंग की थी उनको 2 रुपीज रिफंड होंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, रिफंड। ठीक है, इनको क्या करेंगे, रिफंड। और जो लेसर वाले हैं, लेसर वाले उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि जो लेसर वाले हैं ना, लेसर वाले उनको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा अगर वो कौन से वाले हैं, आरआईआई वाले। लेकिन जो ये ना एंकर वाले चाहे किसी भी प्राइस पे बिडिंग करें उनको अलॉटमेंट डेफिनेटली मिलेगा। इट मींस उन्होंने 115 की बिडिंग की है ना, 115 की बिडिंग की है, तो उनको 3 रुपीज और मंगाया जाएगा। तो उनको जब तक 118 नहीं करते तो उनको छोड़ने वाले नहीं है हम। जस्ट लाइक पीहर वाले छोड़ते नहीं है उनको, प्राइस कम अगर आई है तो और निकालो और। तो यहाँ पे जो एंकर वाले हैं उनको समहाउ पेमेंट देना पड़ेगा। वेयर जो केस 2 है जहां पे प्राइसिंग कितनी है, 119 है, 119, तो रिफंड करें क्या, नो, हम उनको रिफंड नहीं करने वाले हैं, तो उनको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा उनसे आ गया है ना तो रिफंड मत करना, एक्स्ट्रा आ गया है तो रिफंड मत करना। लेकिन कम आया है तो और मंगा लेना। ये स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के साथ ही है, नॉर्मल आरआईए में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। आरआईए में अगर उन्होंने बिडिंग किया है अलॉटमेंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। लेसर बिडिंग किया है तो जो भी है अलॉटमेंट होना ही नहीं है, सारा का सारा पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ये जो सेकंड कंडीशन है ये ऑलरेडी मेरे एग्जांपल में पहले से कवर हो गई है। इट सिंपली सेज व्हाट कि प्राइस ऑफर्ड टू एंकर इन्वेस्टर, प्राइस ऑफर्ड टू एंकर इन्वेस्टर। कौन सा केस है, बुक बिल्डिंग। देखो फिक्स प्राइसिंग में तो टेंशन ही नहीं है, फिक्स प्राइसिंग में तो कोई बिडिंग करता ही नहीं है, तो कम ज्यादा की बातें नहीं आती हैं। तो अगर बुक बिल्डिंग का केस है, जहां पे बिडिंग कर रहे हैं सब अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग बिडिंग कर रहे होंगे, तो एंकर इन्वेस्टर्स ने जो भी बिडिंग की है अलॉटमेंट तो उनको होगा, लेकिन नॉट बी लोअर देन द प्राइस ऑफर्ड टू द अदर्स। तो अदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे कम प्राइस तो हम इनसे लेने वाले हैं नहीं। दिस इज ओके। तो ये जो पोर्शन था ये हमारा ऑलरेडी इसमें भी कवर था, तो एंकर इन्वेस्टर के दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। एक बार मैं फटाफट से पॉइंट नंबर 1 और 2 आप लोग के सामने रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर आरआईए कैटेगरीज, आरआईए एंड नंबर 2 रिजर्व कैटेगरीज। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस जो हम नेक्स्ट रेगुलेशन में पढ़ेंगे 33 में। इन दोनों कैटेगरीज को ये बोला गया है कि आप इन दोनों से क्या कर सकते हो, कम प्राइस चार्ज कर सकते हो, कम प्राइस चार्ज कर सकते हो। कितनी कम, 10%। कितनी कम, 10%। किसका 10%, जो नेट ऑफर टू द पब्लिक में बाकी अदरवाइज इन्वेस्टर से पैसा मांग रहे हो उनके कंपैरिजन में इनसे 10% लेसर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, कम से कम इतना पैसा तो चार्ज करना ही पड़ेगा। अब आप सिर्फ 5% डिस्काउंट करना चाहते हो तो 5% कर दो, 6 करना चाहते हो 6 कर दो, लेकिन 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं करोगे। ये प्राइस नेट ऑफर टू द पब्लिक की बात कर रही हूं मैं,
एक्सक्लूडिंग एंकर इन्वेस्टर, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का प्राइस कम हो सकता है क्या? नो, एंकर इन्वेस्टर का प्राइस ज्यादा भी हो सकता है। तो एंकर इन्वेस्टर अगर ज्यादा पे कर रहा है तो उस प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें नॉर्मल ऑर्डिनरी प्राइस से मतलब है, कट ऑफ प्राइस से मतलब है जो बाकी सारे इन्वेस्टर्स पे कर रहे हैं। सेकेंडली, एंकर इन्वेस्टर जो बात आई गई है उनसे कम प्राइस नहीं लेना है, उनसे कम से कम कट ऑफ प्राइस को चार्ज की जाएगी, ज्यादा भी आ रहा है तो आने तो चलेगा। थर्डली, एम्प्लॉइज, देखो डिफरेंशियल प्राइसिंग हो क्या ना, एंकर इन्वेस्टर से ज्यादा, नॉर्मल सारे इन्वेस्टर्स से प्राइस, कट ऑफ प्राइस, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हो गया। एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया जा सकता है? तो यस, उनको भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, और कितना परसेंट? 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, 10% ऑफ फ्लोर प्राइस। तो जो भी आपकी फ्लोर प्राइस है उसका 10% हम, देखो सुनो, यहाँ पे भी 10% था, लेकिन ये था इशू जो फाइनल प्राइस हो गई कट ऑफ प्राइस उसका, Whereas ये जो 10% है एम्प्लॉइज के लिए वो किसका है? 10% फ्लोर प्राइस का है। तो यहाँ पे उनको मैक्सिमम 10% ऑफ फ्लोर प्राइस के इक्विवेलेंट हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशंस जो हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलेशन 30 में पढ़ी। एक बार मैं थोड़ा सा फेयर कर देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारी बेसिकली 3 कंडीशंस के साथ हमारे रेगुलेशन नंबर 30 जो है कंप्लीट हुआ। रेगुलेशन 31 में ये 3 कंडीशंस रिकॉर्डेड हैं और डिस्काउंट को हम अमाउंट में एक्सप्रेस करेंगे, ये सब रेगुलेशन 2 में कवर है। ठीक है, यहां तक एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट रेगुलेशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 32, allocation in net offer, allocation in net offer to the public। देखिए पहले तो net offer to the public, अभी लास्ट रेगुलेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि net offer to the public का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं उसमें से प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन माइनस कर दीजिए। तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं अपन? नेट ऑफर टू द पब्लिक बोलते हैं। अब जो ये नेट ऑफर टू द पब्लिक है उसको कैसे कैसे कितना कितना परसेंटेज हम एलोकेट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले बुक बिल्डिंग मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर आपका इशू फिक्स प्राइसिंग से नहीं आ रहा है, अगर आप बिडिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं, रेगुलेशन 6(1) एंड रेगुलेशन 6(2). आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था। रेगुलेशन 6(1) जो था वो था आपके क्या क्या कंडीशंस है, नेटवर्क कितनी होनी चाहिए, नेट टेंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए। वेयर एज जो रेगुलेशन 6(2) है, रेगुलेशन 6(2) वो किसके कंसर्न में था? ऑल्टरनेटिव रूट के बारे में था। तो ये क्या था? ऑल्टरनेटिव। आपको याद होगा ऑल्टरनेटिव में हमने पढ़ा था 75% QIBs के थ्रू, 75% QIBs, तो वही कंडीशन है। तो 1 by 1 देखते हैं हम लोग। अगर कंपनी, कौन सी कंपनी है जो सारी कंडीशंस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, मतलब अच्छी वाली कंपनी है, तो वो कंपनी अगर पब्लिक इशू लेके आ रही है IPO या FPO के थ्रू, तो कितना कितना एलोकेट किस किस को करेगी वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट से पहले हम बात करें RIA कैटेगरी। RIA मिनिमम कितना परसेंट? 35% मिनिमम है, ये एटलीस्ट इतना तो देना ही है। NIA कैटेगरी को मिनिमम है यहाँ पे 15%। अब जब इन दोनों को मिनिमम अलॉट करोगे 35 एंड 15, तो कितना हो गया? 50% हो गया। 50% तो बाकी कितना बचा? 50 तो बचा। तो इसका मतलब जो QIB कैटेगरीज है उनको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50 मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट सी बात है, जब इनको मिनिमम 35 है, इनको मिनिमम 15 है, तो इनको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50 मिल सकता है। अब इसमें इन्होंने बोला अगर बाई चांस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन तो ये है कि 35 और 15% की मिनिमम इतना लेके आना है, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस ऐसा हो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट A और B की है वो फुलफिल नहीं हो रही, अनसब्सक्राइब्ड है, क्या है? अनसब्सक्राइब्ड है,
अनसब्सक्राइब तो हम समझते हैं, हमें एलोकेशन 35 करना था लेकिन सब्सक्राइब भी 30% हो रहा है, या यहाँ पे 15% होना था लेकिन सब्सक्राइब हो रहा है 14%, 13%। मतलब अगर क्या रह जाए, अनसब्सक्राइब पोर्शन रह जाए। सिर्फ मैं ए और बी की बात कर रही हूँ, सी की बात नहीं कर रही हूँ। इन दोनों केसेस में अगर कोई भी अनसब्सक्राइब पोर्शन रह जाता है तो उनको हम अदर एप्लीकेंट्स अगर हैं तो उनके थ्रू उसको पूरा किया जा सकता है। देखो एट द एंड कंपनी को अलॉटमेंट करना है, ठीक है, अलॉटमेंट करना है ताकि कंपनी का पब्लिक इशू का जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसा उनको चाहिए वो फुलफिल कर सके, है ना, अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसमें पैसा ला सके। अब उसमें हमने नॉर्मल प्राइमा फेसी कंडीशन क्या है कि जब भी पहली बार अलॉटमेंट करोगे तो कंडीशन देख लेना 35, 15, 50 के हिसाब से करना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, मान लो आरआई कैटेगरी से जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई वो रिसीव हुई 42%, 42 मतलब आरआई रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा क्रेज था, लेकिन एनआईआई वालों से सिर्फ 10% ही रिसीव हुई, ठीक है, एनआईआई वालों से कितनी 10% ही रिसीव हुई। तो इसका मतलब एनआईआई वालों का अनसब्सक्राइब पोर्शन है, अनसब्सक्राइब है। तो अब देखो ये नहीं कि हमने बोली इनको 15% देना है बस, तो अभी यहाँ पे अनसब्सक्राइब है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। इनको कितना देना था, 35 देना था ना, 35 दे दिया पूरा। उसके बाद कितना बच रहा है, 7% बच रहा है ना, तो ये जो 7% एक्स्ट्रा है उसका बेनिफिट किसको मिल सकता है, इनको। तो यहाँ पे कितना चाहिए था हमें, 5% चाहिए था, तो 5% आप इनको एलोकेट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट कि अगर ए और बी कैटेगरी में कोई भी अनसब्सक्राइब पोर्शन रह जाता है तो उसको आप अदर एप्लीकेंट से सब्सक्राइब करा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम क्यूआईबी कैटेगरी में। क्यूआईबी इनका मैक्सिमम कितना हो, 50%, मैक्सिमम कितना हो 50%। इसमें से 5% कितना, 5% किसके लिए रखना है, म्यूचुअल फंड के लिए रखना है। किसके लिए रखना है, म्यूचुअल फंड के लिए रखना है। कितना परसेंट, 5% म्यूचुअल फंड के लिए रखना है। अच्छा, क्या म्यूचुअल फंड को 5% ज्यादा भी एलोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अदर क्यूआईबी से सब्सक्राइब नहीं होता है तो म्यूचुअल फंड्स को जो भी बैलेंस अनसब्सक्राइब बचा हुआ है वो लेने का भी राइट है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड का 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली हम उनको कितना देंगे, 5% देंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ और अनसब्सक्राइब है तो म्यूचुअल फंड्स 5% से ज्यादा भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। दिस इज ओके। तो ये हुआ हमारा 6(1) की कंडीशन, जहां पे कंपनी एलिजिबिलिटी की सारी कंडीशन फुलफिल कर रही थी। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव रूट, जहां पे कंपनी सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही थी, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि 75% किसको दोगे, किसको, क्यूआईबीज को, याद आ रहा है, 75% क्यूआईबीज को देंगे बुक बिल्डिंग के थ्रू, है ना। तो 75% मिनिमम तो डिस्ट्रेड अवे किसको चला गया, क्यूआईबीज को। तो बाकी कौन बचे, आरआई और एनआईआई। एनआईआई का याद रखना, पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 15, बस एक चेंज हो गया चीज। यहाँ मिनिमम 15 था, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि ऑब्वियसली इनको मिनिमम दे रहे हैं 75, तो बाकियों के लिए क्या बचेगा, मैक्सिमम बचेगा। तो एनआईआई को मैक्सिमम 15% और 10% आरआईआई को। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, कौन सी, ए और बी कैटेगरी में कोई भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो वो अदर एप्लीकेंट से सब्सक्राइब किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अलॉटमेंट करना है। प्राइमा फेसी हम ये परसेंटेज देख लेंगे। देखो इन्होंने क्यूआईबी में अनसब्सक्राइब की कोई बात नहीं की है, इसने ये कतई नहीं बोला कि क्यूआईबी में अनसब्सक्राइब होगा तो क्या होगा। याद रखना, अगर क्यूआईबी में 74% भी हो गया, अलॉटमेंट ही नहीं होगा, अलॉटमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी, याद करो, रेगुलेशन 6(2), जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर क्यूआईबीज को अंडर सब्सक्राइब हुआ तो अब इशू नहीं ला पाओगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे सिर्फ ए और बी की हम बात कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो एलोकेट कर दीजिए। और साथ ही में क्यूआईबीज जो है उनके लिए वही सेम कंडीशन है, 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए रहेगा, दोनों में सेम कंडीशन है। और जो भी अगर 5% से ज्यादा भी बच रहा है तो ज्यादा भी एलोकेट किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस रेगुलेशन 6(1) एंड 6(2) हमारी किसके कंसर्न में हुई, हमारे बुक बिल्डिंग के कंसर्न में हुई। अब फिक्स प्राइसिंग भी तो हो सकती है ना, तो अगर आप फिक्स प्राइसिंग के थ्रू इशू ला रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा परसेंटेज दे रखा है, 50% आरआईआई के लिए, 50% आरआईआई के लिए, बाकी बैलेंस अदर इन्वेस्टर्स जो भी हैं उनके लिए अदर्स हो सकता है। और अगेन सेम थिंग है,
अगर बाई चांस ए और बी इन दोनों कैटेगरीज में कहीं भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है तो वो दूसरे जो भी आपके एप्लीकेंट्स हैं उनसे सब्सक्राइब किया जा सकता है, उनसे अलॉटमेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा एंटायर रेगुलेशन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। फटाफट से रिकैप करते हैं। बेसिकली हम दो तरीके पढ़ रहे हैं, एक तो बुक बिल्डिंग के थ्रू और एक फिक्स प्राइसिंग के थ्रू। बुक बिल्डिंग के थ्रू दो तरीके अगेन, अगर रेगुलेशन 6.1 में आ रहे हो या फिर रेगुलेशन 6.2 में आ रहे हो। 6.1 में होगे तो 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रहा है। कितना परसेंट, कितना 35 मिनिमम की मैक्सिमम। एनआईआई के लिए कितना परसेंटेज 15% मिनिमम एंड क्यूआईबीस के लिए मैक्सिमम 50%। और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में उल्टा याद करेंगे क्योंकि क्यूआईबीस का पहले याद करना है, मिनिमम 75%। बाकी आरआई एनआई के लिए क्या है, मैक्सिमम कितना परसेंट, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। अनसब्सक्राइब पोर्शन ए बी कैटेगरी में जो भी है दैट शैल बी एलोकेटेड टू अदर इन्वेस्टर्स। जो भी कोई एप्लीकेंट्स है उनको एलोकेट किया जा सकता है। क्यूआईबी में कैटेगरी में दोनों में याद रखना 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए है और ज्यादा भी दे सकते हैं अगर अनसब्सक्राइब है तो। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा क्यूआईबी पोर्शन है, ये क्यूआईबी पोर्शन है, उसमें से कंपनी चाहे तो अप टू 60% मैक्सिमम, नॉट मोर देन 60% एलोकेट किसको कर सकती है, एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर सकती है। मैक्सिमम कितना परसेंट, 60% एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जा सकता है। दैट्स ऑल। ये हमारा एंटायर रेगुलेशन कंप्लीट हो गया है। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलेशन नंबर 31। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी रेगुलेशन है। सिंपली सेज कि पब्लिक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, पब्लिक ऑफरिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये बोलता है कि हमें ज्यादा पंचायती नहीं करनी है। जो सेबी का SCRA जो रेगुलेशन है, रूल्स है, जो एक्ट बोलता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है, उसमें जो लिखा है वही फॉलो कर लेंगे। तो ICDR में सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ है, दैट्स इट, बस इतना ही लिखा हुआ है ICDR के अंदर। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए डाल दी है कि SCRA में लिखा हुआ क्या है, कितना पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। देखो क्या बोलता है ये रेगुलेशन कि अगर आपकी पोस्ट इशू मतलब समझते हैं एग्जिस्टिंग और प्रपोज दोनों मिला करके, लेकिन किस बेसिस पे, कैलकुलेटेड एट ऑफर प्राइस। पुरानी कैपिटल का प्राइस मत देखना, नंबर ऑफ यूनिट्स पुरानी ले लेना, प्रपोज ले लेना, दोनों को ऐड करके दोनों को ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना। व्हाट आई सेड, एग्जिस्टिंग शेयर्स है मान लो 10 करोड़, एग्जिस्टिंग शेयर्स है 10 करोड़, रेट है 10 ईच। तो बैलेंस शीट में 100 करोड़ अपीयर हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी फर्दर इशू जो लेके आ रही है, आईपीओ जो लेके आ रही है, आईपीओ वो भी 10 करोड़ का ला रही है, लेकिन 12 ईच पे ला रही है। किस पे ला रही है, 12 ईच पे। तो क्या मैं 100 करोड़ और 120 करोड़ का ऐड कर सकती हूँ? नो। हमें क्या करना है, ऑफर प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। किसके बेसिस पे, ऑफर प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 करोड़ और 10 करोड़ दोनों शेयर्स को पहले ऐड कर लो, तो टोटल शेयर्स हो गए हमारे 20 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 20 करोड़। और अभी जो मेरा ऑफर प्राइस है वो कितना है, 12 ईच है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो 12 से मल्टीप्लाई आपने किया तो इट कम्स टू 240 करोड़। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोस्ट इशू कैपिटल किसके बेसिस पे, ऑफर प्राइस के बेसिस पे। तो यहाँ पे ऑफर प्राइस के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। तो अभी हमारी कैपिटल आ रही है 240 करोड़, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल अप टू 1600 करोड़ है तो जो भी आप इशू लेके आ रहे हो उसका 25% एटलीस्ट आपको पब्लिक अलॉटमेंट करना पड़ेगा। और अगर पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच में फॉल कर रही है तो उस केस में फिक्स अमाउंट दे दिया 400 करोड़, मिनिमम 400 करोड़ पब्लिक अलॉटमेंट होगा। ज्यादा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर 4000 करोड़ से भी ऊपर आपकी कैपिटल पहुंच रही है पोस्ट इशू कैपिटल, तो वहां पे आपको 10% जो है वो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो 10% ऑफ द इशूड कैपिटल पब्लिक अलॉटमेंट में जाएगा। ये SCRA में लिखा हुआ है, ICDR में नहीं लिखा हुआ। ICDR में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो SCRA में लिखा है वो फॉलो कर लीजिए। गॉट इट।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कुछ याद है आप लोग को कि कौन कौन सी रेगुलेशन हमने पढ़ी? सबसे पहला हमने पढ़ा डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। डिस्काउंट किसमें देते हैं, परसेंटेज में या अमाउंट में? अमाउंट में डिस्काउंट मेंशन किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन हमने बोला कि कौन सी कैटेगरी एलोकेशन कैसे कैसे करना है, एनआईआई, आरआई, क्यूआईबी, किसको क्या क्या मिलेगा। एंड लास्टली हमने रेगुलेशन जो पढ़ा उसमें हम देख रहे हैं पब्लिक होल्डिंग कितनी कितनी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना इनफ है। यहाँ तक आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट रेगुलेशंस के साथ हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।